एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का यह लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि आम की खेती को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आम की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। आम की खेती का जो संबंध है वह पोमोलॉजी से है। आम की खेती का संबंध पोमोलॉजी से है। अब हम बात करेंगे कि आम की जो खेती है, मैंगो के कल्टीवेशन को डिस्क्राइब विस्तृत रूप से पढ़ने से पहले हम आम के सामान्य नाम की बात कर लेते हैं कि आम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आम को, जो मैंगो हमारा है, मैंगो को हम नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया यानी कि भारत में फलों के राजा के रूप में भी आम को जाना जाता है। उसके बाद किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा भी है, और इसे बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अन्य उपनाम की बात करें तो मैंगो को प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अन्य बात करें तो मैंगो को किंग ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ ट्रॉपिक्स। किंग ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय आम उत्सव, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल जो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है। और ये आयोजित कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में आयोजित होता है। न्यू दिल्ली में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मैंगो जो उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल जो मनाया जाता है, वह जून में मनाया जाता है, और यह आयोजित कहाँ होता है? नई दिल्ली में आयोजित होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैंगो के वानस्पतिक विवरण की, वानस्पतिक नाम की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आम का जो वानस्पतिक नाम है, आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, और आम एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि आम का जो उत्पत्ति स्थान की हम बात करें तो इंडो बर्मा है, या साउथ ईस्ट एशिया भी इसको कहा जाता है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडो बर्मा या फिर साउथ ईस्ट एशिया। अगर आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलता है इंडिया या फिर इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया, तो हम इनमें से कोई भी एक चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम आम के क्रोमोजोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोजोम नंबर की अगर हम बात करें मैंगो के, तो जो आम का गुणसूत्र होता है 2n बराबर 40 होता है। साथ ही साथ आप यह जानते चलिए कि जो मैंगो होता है वह आपका टेट्राप्लाइड होता है, यानी कि 4x होता है। 4x = 40, यानी कि अगर आप मैंगो के गुणसूत्र की बात करें तो 2n = 4x = 40। देखिए, हम बार बार एक चीज़ आपको बताते चलते हैं कि बार बार लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन या डाउट्स रहते हैं कि अगर आपसे हैप्लाइड पूछ दिया या फिर बेसिक क्रोमोजोम नंबर पूछ दिया जाता है, तो ऐसे केस में आप सही और सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ही सुझाव देना चाहूँगा कि जब आपको यह पता हो कि फला फैमिली या फिर मैंगो या फिर अदर चीज़ें कोई भी, जैसे रोज है, हमारा गुलदाउदी है, मैरीगोल्ड है, या फिर आपका पपाया है, जब से यह पता नहीं चलेगा कि ये प्लांट या ये मेनली जो स्पीसीज है वह डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, पेंटा या हेक्सा, उस अनुरूप ही हम हैप्लॉयड बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे
अब हमको पता चल गया कि जो हमारा मैंगो है वह चतुर्थ गुणित है, यानी कि टेट्राप्लाइड है। तो इसमें आधारी गुणसूत्र को अगर पूछ रहा है, हैप्लाइड पूछ रहा है, तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि 40/4 इक्वल टू 10। तो ऐसे केस में हम बता पाएंगे कि जो हमारा n है, n इक्वल टू 10 है, n इक्वल टू 10 है। अगर डिप्लाइड होता तो n इक्वल टू 20 होता। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम हैप्लाइड नंबर्स ज्ञात कर सकते हैं क्रोमोसोम के। उसके बाद अब इसके बाद हम बात करेंगे फल के प्रकार की। तो जो मैंगो का जो फल का प्रकार होता है यह ड्रूप होता है, जिसको हम आष्टी फल भी कहते हैं, ड्रूप। उसके बाद जो इसका एडिबल पार्ट होता है, यानी कि खाने योग्य भाग जो होता है, यानी कि मीजोकार्प होता है। खाने योग्य भाग को हम मीजोकार्प बोलते हैं, यानी कि आम का हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आम के पुष्पक्रम की। आम के पुष्पक्रम की, तो इसका जो इनफ्लोरोसेंस होता है, इनफ्लोरोसेंस होता है, जो इसका इनफ्लोरोसेंस होता है वह हमारा पेनिकल होता है, पेनिकल होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें आम में परागण की, यानी कि पॉलिनेशन की, अगर हम बात करें, अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन यानी कि परागण की बात करें, तो जो मैंगो में परागण होता है वह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें CP, C यानी कि क्रॉस, P यानी कि पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेटर की अगर हम बात करें, पॉलिनेटर की बात करें, अगर हम पॉलिनेटर दैट मीन्स कि जिनके थ्रू, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन दैट मीन्स परागण, और परागण दो तरीके से होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, और दूसरा पर परागण। पर परागण का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि इस परागण को कंप्लीट करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि वेक्टर आपका या तो जल हो सकता है, या कोई कीट हो सकता है, कोई पक्षी हो सकती है। ठीक है, तो उसी को हम पॉलिनेटर कहते हैं, यानी जिस माध्यम से हमारा पॉलिनेशन हो रहा है वो पॉलिनेटर कहलाएगा। तो जो मैंगो में जो पॉलिनेटर होता है वो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, जिसको हम म्यूसा डोमेस्टिका भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन, अब आपको यह टर्म शायद नया लग रहा होगा कि रेस्पायरेशन क्या होता है आम में। तो आम में अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप पढ़ते होंगे कि जो मैंगो है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, जो मैंगो है वह क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, जो मैंगो है वह क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो यह रेस्पायरेशन के आधार पे ही डिपेंड होता है, डिपेंड करता है। तो रेस्पायरेशन यानी कि क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक होता है। क्लाइमेट्रिक का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं क्लाइमेट्रिक होते हैं, कुछ नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। अगर हम क्लाइमेट्रिक की बात करें तो क्लाइमेट्रिक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हार्वेस्टिंग के बाद भी उनमें रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती रहती है, यानी कि जब रेस्पायरेशन हो रहा है मतलब कि फ्रूट्स राइप की ओर बढ़ रहा होगा, यानी कि उसमें रिपेनिंग की प्रक्रिया होती रहती है। अब इसके बाद हम बात करें मैंगो के फ्लावर की, कि मैंगो का फ्लावर कैसा होता है। तो यहीं पे अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंगो में मेल फ्लावर भी होते हैं और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट दैट मीन्स कि जो मैंगो होता है, मैंगो में जो फ्लावर होते हैं उनमें जो पुष्प होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी दैट मीन्स, द्विलिंगी फ्लावर का मतलब कि उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट्स दैट मीन्स स्टेमेंस या एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट्स दैट मीन्स कि आपका स्त्री केसर और जायंग मौजूद होता है। अब इसके बाद हम कुछ मैंगो के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात कर लें कि मैंगो में कौन कौन से तथ्य जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो यहीं पे आप अगर चर्चा कर लें कि आम का जो शेयर है इंडिया में,
जो इंडिया शेयर अप्रॉक्स 60%, जो हमारा इंडिया है वो लगभग 60% शेयर कर रखता है मैंगो प्रोडक्शन में। पूरे विश्व में आम के उत्पादन में इंडिया का 60% हिस्सेदारी है। उसके बाद जो हमारा इंडिया है, इंडिया फ्रूट प्रोडक्शन में यानी कि मैंगो फ्रूट प्रोडक्शन में सेकेंड प्लेस रखता है, प्रोडक्शन में सेकेंड प्लेस रखता है। अगर सेकेंड प्लेस रखता है, फर्स्ट प्लेस की बात कर लें तो इंडिया जो हमारा है फलों में सेकेंड प्लेस रखता है। आम का जो स्थान है फल उत्पादन में, अगर देखिए यहाँ पे आप इस टर्म को क्लियरली समझ लीजिएगा, सेकेंड प्लेस किस में है? फ्रूट प्रोडक्शन में। फ्रूट प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा बनाना का होता है और दूसरे नंबर पे जो उत्पादन इंडिया में होता है वो मैंगो का होता है। अब मैंगो का जो रैंक है इंडिया में वह फर्स्ट रैंक है। स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट की बात करें इंडिया में तो हमारा यूपी है, यूपी के बाद महाराष्ट्र है। देखिए ये चीज़ें आपको कहीं पे यूपी कहीं पे महाराष्ट्र मिलती हैं। तो देखिए अगर पब्लिकेशन ओल्ड पब्लिकेशन के बुक हैं तो उसमें जो डाटा होगा वो पुराना होगा, लगभग 2018 के, और आपको पता है कि फाइनल डाटा लगभग 2021-22 का भी आ चुका है। तो इस हिसाब पे चीज़ें डिफर करती होंगी। उसके बाद हम आम की बात करें, मैंगो की बात करें तो जो हमारा मैंगो है वह रिच सोर्स होता है। रिच सोर्स दैट मीन्स कि वह रिच सोर्स है। रिच सोर्स किसका है? विटामिन ए का है। विटामिन ए का रिच सोर्स होता है फलों में। अगर आप ये भी समझें कि एक राइप मैंगो जो है, राइप मैंगो में विटामिन ए का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। विटामिन ए का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है और वो कितना होता है? 4200 IU। IU एक मेजरमेंट यूनिट है। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में विटामिन ए होता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा हमारा मैंगो में होता है, देन पपाया में होता है। पपाया में कितना होता है यहीं पे आप नोट कर लें तो 20 IU, ठीक है, पपाया में होता है। उसके बाद अगर आप मैंगो में फ्लावर की बात कर लें तो देखिए मैंगो में फ्लावर तो बहुत सारे आते हैं, आप खुद देखे होंगे। तो अगर उतने फ्लावर अगर सही तरीके से उनमें फ्रूटिंग हो जाए और मैच्योरिटी के बाद तो पौधा शायद संभाल पाना मुश्किल हो पाएगा। तो इसलिए जो मैंगो के जो फ्लावर होते हैं 0.1% ही 0.1% फ्लावर ही डेवलप होते हैं फ्रूट में। जो उनकी मैच्योरिटी होती है 0.1% ही मैच्योर हो पाते हैं। उसके बाद हम बात करें और इससे अगर प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात कर लें तो हाईएस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि द्विलिंगी पुष्प किसमें होते हैं? तो एक हमारी वैरायटी है जो साई सुगंधा, साई सुगंधा, साई सुगंधा एक वैरायटी है। इसमें हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो परसेंटेज हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि 74.3% इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। उसके बाद अगर हम और तथ्यों की बात कर लें तो एक हमारा जो फ्लावर है मैंगो जो है, मैंगो में अगर हम बात करें तो एक तरह से आप समझिए कि मैंगो का जो कल्टीवेशन अपने एरिया में लगभग एक ही खेती हम ले पाते हैं, लेकिन मदुरई डिस्ट्रिक्ट और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वह 2 क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है इन 1 ईयर, यानी कि एक ईयर में वह 2 क्रॉप्स मैंगो की ले पाता है। अब इसके बाद अगर हम इनके तथ्यों की अगर हम बात करें तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सर्वाधिक अचार में प्रयुक्त होता है, तो अपने इंडिया में अचार के लिए जो सबसे अधिक प्रयुक्त फल होता है वो मैंगो ही है, कच्चा मैंगो, अनराइप मैंगो। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अचार बनता है पूरे विश्व में वह खीरे से बनता है। यानी खीरे का अचार विश्व की दृष्टि से ज़्यादा फेमस है, लेकिन अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा अचार आम से बनाए जाते हैं।
उसके बाद अब हम बात करेंगे मैंगो के क्लाइमेट की। मैंगो के क्लाइमेट की बात करेंगे। क्लाइमेट, क्लाइमेट जिसे हम जलवायु कहते हैं, जिसे हम जलवायु कहते हैं। तो मेनली तो देखिए यहाँ पे अगर आप परीक्षा की दृष्टि से लिख रहे हैं, अगर आप परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी दृष्टि से अगर आप इसे देखें तो सारे के सारे पॉइंट्स, फैक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। आप इन्हें किसी भी परीक्षा में इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट में हम लिखेंगे कि मैंगो कैन बी ग्रोन अंडर वेरिड क्लाइमेट कंडीशन। मैंगो जो हमारा है, मैंगो कैन बी ग्रोन अंडर वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। यानी कि आम की खेती विभिन्न जलवायु स्थिति में की जा सकती है, विभिन्न जलवायु के परिस्थिति में की जा सकती है। बट मैंगो जो है मेनली, मैंगो इज मेनली ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि उष्ण जलवायु। यहाँ पे अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि जो जलवायु है, आम की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए उष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल, यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण जलवायु। बट इट कैन ग्रो इजिली इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आप इसे सब ट्रॉपिकल में भी इजिली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इसके एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, आम के एल्टीट्यूड की बात करें, यानी कि सी लेवल की बात करें तो लगभग 600 to 1100 मीटर तक आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बट 1100 के ऊपर आप इजीली ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है 24 × 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, परफेक्ट माना जाता है। अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे अगर अधिक तापमान की अगर आप बात कर रहे हैं तो अधिक तापमान होने के कारण जो फ्रूट डेवलपमेंट और जो मैच्योरिटी होती है वो तो होने के लिए होती है, बट जो फ्रूट की क्वालिटी होती है, बेटर क्वालिटी फ्रूट नहीं हो पाते हैं। अब अगर आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो एक बात आप इसमें नोट कर सकते हैं कि जो हाई टेम्परेचर जो होता है वह फ्रूट डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के समय अगर मिल रहा है तो उससे बेटर क्वालिटी की फ्रूट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद आप रेनफॉल की अगर बात करें, रेनफॉल वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो जिन क्षेत्रों में 25 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है, वहाँ पे आसानी से मैंगो की खेती की जा सकती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मृदा पे, यानी कि सॉइल। अब सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो हम आसानी से वही चीज़ें लिखेंगे। देखिए, फ्रूट की अगर हम बात करें तो फिर लिखेंगे इसमें कि इट कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, कि जो आम है, आम की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। मैंगो इज कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। आम की खेती विभिन्न प्रकार की या लगभग सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। बट फॉर गुड प्रोडक्शन, अच्छे उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? या तो मिट्टी लोमी मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि दोमट मिट्टी हो, या फिर सैंडी लोम हो।
सैंडी लोम, ठीक है, यानी कि बलुई दोमट मिट्टी हो। कहीं कहीं पे देखिए आप लोगों को किसी बुक में मिल सकता है कि एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पे आप इनमें भी इसकी खेती कर सकते हैं, या तो लेटराइट मिट्टी हो, लेटराइट सॉइल, या फिर एलुवियल सॉइल, यानी कि आप जलोढ़ मिट्टी में या फिर दोमट मिट्टी में, लोमी को अपन दोमट मिट्टी बोलते हैं, दोमट मिट्टी, और सैंडी लोम को बलुई दोमट बोलते हैं, ठीक है। तो आम की जो खेती है, देखिए अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के अगर आप हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे आसानी से लिखेंगे कि इट कैन गो मैंगो कैन बी ग्रोन इजिली इन all types of soil, but for a good production loamy soil or sandy loam soil are good। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मिट्टी होगी या जिस मिट्टी में हम मैंगो की खेती कर रहे हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, पीएच जिसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो अगर हम पीएच की बात करें तो 6.5 to 7.5 तक होना चाहिए। अगर हम सॉइल के पीएच की बात करें तो 6.5 to 7.5 तक इसका पीएच होना चाहिए। और ड्रेनेज फैसिलिटी शुड बी गुड, जो ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रेनेज यानी जिसको हम जल निकास कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आम की खेती लगभग विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए लोमी सॉइल या सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच 6.5 to 7.5 होना चाहिए। उसके बाद ड्रेनेज, जिसको हिंदी में हम जल निकास कहते हैं, तो जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद हमें लिखेंगे कि ब्लैक, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस मिट्टी में मैंगो की खेती नहीं की जा सकती, तो आप ब्लैक सॉइल को बताएंगे, ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल में, काली मृदा में मैंगो की खेती नहीं हो सकती। व्हाट इज रीजन भाई, क्या कारण हो सकता है? तब अगर इनके कारणों की बात करेंगे ब्लैक सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल में वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी जो होती है अच्छी नहीं होती, जिसके कारण से हम आम की खेती काली मृदा में नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोपोगेशन की। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोपोगेशन यानी कि प्रसारण की। प्रोपोगेशन यानी कि प्रसारण की बात करेंगे कि प्रसारण कैसे होता है, आम में प्रसारण कैसे होता है। तो देखिए इसके लिए तो आप पहली चीज़ ये समझिए कि प्रसारण बेसिकली होता क्या है। तो प्रसारण का मतलब होता है कि आम के एक पौधे से दूसरा नया पौधा तैयार करना। तो आम में जो प्रसारण की प्रक्रिया होती है, एक तो रूट स्टॉक के द्वारा होती है, रूट स्टॉक, और दूसरा जो होता है वह ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है, अब रूट स्टॉक और ग्राफ्टिंग के द्वारा इनमें प्रसारण होता है। अब इसमें जो प्रसारण की जो मेनली विधियां हैं, वह तो एक फर्स्ट जो प्रसारण होता है बाई सीड के द्वारा, बाई सीड यानी कि बीज द्वारा प्रसारण करते हैं। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो दूसरा तरीका हमारा होगा वाई वेजिटेटिव मेथड, यानी कि वेजिटेटिव मेथड, जिसको अपन हिंदी में हम वानस्पतिक विधि द्वारा प्रसारण बोलते हैं। अब हम इसमें वेजिटेटिव मेथड्स में की अगर हम बात करें तो प्रसारण के द्वारा, तो इसमें हम मैंगो की जो एक फेमस विधि है विनियर ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग, यह कहाँ पे ज़्यादा फेमस है? तो यह नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा फेमस है, यानी कि उत्तरी भारत में
जो आम का प्रसारण होता है वह विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। उसके बाद अब भाई आम का प्रसारण होता है विनियर ग्राफ्टिंग में। कब किया जाता है विनियर ग्राफ्टिंग भाई? तो यह मार्च में किया जाता है। किस महीने में किया जाता है? मार्च में किया जाता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इनार्चिंग की। जो दूसरा मेथड होगा वह इनार्चिंग होगा। इनार्चिंग होगा। अब इनार्चिंग जो मेथड्स है वह कहाँ पॉपुलर है? साउथ इंडिया में, यानी कि यह दक्षिणी भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में जो आम का प्रसारण होता है वह इनार्चिंग के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक स्तर से, अगर दक्षिणी भारत में अगर कहीं पे भी अगर व्यावसायिक स्तर से अगर आम का प्रसारण करना है तो उसके लिए इनार्चिंग मेथड ही यूज किया जाता है। और इनार्चिंग मेथड का जो कलम तैयार किया जाता है वह जून जुलाई में किया जाता है। कब किया जाता है? जून जुलाई में। जून जुलाई में। एक एक फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके फैक्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में अपने कमेंट्स आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर 22 सीड, एक तो 22 सीड के द्वारा, देखिए एक तो 22 सीड के द्वारा का मतलब कि आप डायरेक्ट सीड सोविंग कर दे रहे हैं और सीड जर्मिनेट हो रहा है और आपका कोई एक प्लांट तैयार हो जाएगा। 22 सीड यानी सीड के द्वारा भी, सीड के 22 सीड तो एक हमारा अलग मेथड हो गया। उसके बाद एक सीड के द्वारा ही हम तैयार करते हैं स्टोन और इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग इसको कहते हैं। इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग कहते हैं। इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब हम इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो इपीकॉटिल जो ग्राफ्टिंग होता है वह किस तरीके से होता है? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो अपना स्टोन होता है, जो हमारा स्टोन होता है, इसको अपन हम सो करते हैं। इसको हम पहले क्या करेंगे? सीड को वॉश करेंगे। आपको प्रोसीजर ही मैं बता दूं यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम 22 सीड के द्वारा, 22 सीड मेथड तो देखिए भाई आप समझ लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि जो प्रसारण की दो विधियां होती हैं। 22 सीड यानी बीज के द्वारा प्रसारण होता है, दूसरा वेजिटेटिव मेथड के द्वारा होता है। अब जो वानस्पतिक विवरण है 22 सीड में क्या होता है? सीड को आप आम खाए, मिट्टी में लगा दिए, सीड जर्मिनेट हुआ, पौधा धीरे धीरे तैयार हुआ, फल देने लगा, कहानी खत्म। उसके बाद बाई वेजिटेटिव मेथड की बात करें तो बाई वेजिटेटिव मेथड में एक मेथड जो होता है विनियर ग्राफ्टिंग, जो कि उत्तरी भारत में ज़्यादातर यूज में लाया जाता है। और यह कब ग्राफ्टिंग किया जाता है? मार्च में किया जाता है। दूसरी विधि जो हमारी है प्रसारण की आम में वह इनार्चिंग है, जो कि दक्षिणी भारत में व्यावसायिक रूप से पौधे के प्रसारण में उपयोग किया जाता है। और इस विधि में जो हम प्रसारण करते हैं, जो कलम तैयार करते हैं, जून और जुलाई में तैयार करते हैं। उसके बाद इसी में हम वेजिटेटिव मेथड में ही एक मेथड्स जो कि सीड से तैयार होता है, जिसको हम स्टोन और इपीकॉटिल कहते हैं। इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग कहते हैं। इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब स्टोन और इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग क्या होता है, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम समझना चाहें कि स्टोन और इपीकॉटिल ग्राफ्टिंग क्या होता है तो इसको आप समझ सकते हैं कि पहले तो हम करेंगे क्या कि आम खाए, आम की जो गुठली को अपन ही स्टोन बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं? पहले तो गुठली को वॉश करते हैं। क्या करते हैं भाई? वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद इसको सोन कर देते हैं, यानी कि बुआई कर देते हैं। बुआई किस में करते हैं? बेड में बुआई करते हैं। किस में करते हैं? बेड में बुआई करते हैं। अब जब आप बुआई करते हैं, एक कोई आप क्यारी बना लेते हैं उसमें, तो आप बुआई करते हैं। तो बुआई करने के लिए जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझिए कि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं क्यारी में। और जो डीप होना चाहिए, कितना डीप बुआई करेंगे आप? लगभग 3 टू 5 सेंटीमीटर डीप इसकी स्टोन की बुआई कर देंगे। ये लगभग 15 से 25 डे आफ्टर, यानी कि 15 से 25 दिन बाद जो होता है इसका जमा हो जाता है। और 1 महीने बाद हम इसे नर्सरी से उखाड़ करके दूसरे जगह हम इसको लगा देते हैं और 2 वर्ष में हमारा पौधा तैयार हो जाता है। ये तरीका ये है। और ये इसी से अगर एग्जाम के पॉइंट व्यू से अगर आप देखना चाहें तो एक जो प्रसारण की विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट
वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, जिसको कि डॉक्टर RS अमीन, डियर RS अमीन साहब ने दिया था, जो कि कहाँ है, GAU गुजरात। इस मेथड का जो तरीका बताए थे वह डॉक्टर RS अमीन ने बताया था गुजरात से। अब बात करेंगे इसके कन्वेंशनल सिस्टम की, यानी कि प्रसारण के बाद जब पौधा तैयार होता है तो उसको किस विधि से अपन लगाते हैं। तो आप सिंपल सी बात जानते हैं, जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो स्क्वायर मेथड्स होते हैं, यानी कि वर्गाकार विधि से इसको लगाते हैं। और वर्गाकार विधि से मैंगो का जो कल्टीवेशन करते हैं, जो उसकी स्पेसिंग होती है 10x10 मीटर होती है। इतना तो आप जानते ही हैं। अब बात करेंगे प्लांटेशन की। अगर आप प्लांटेशन की बात करें, यानी कि रोपड़ की बात करें इसमें, तो जो रोपड़ होता है वह जून जुलाई में होता है, जून और जुलाई में होता है, जून और जुलाई में होता है। उसके बाद रोपड़ के समय अगर हमारे पास पानी उपलब्ध है तो इरिगेशन कर देना चाहिए। जब आप अगर मार्च में अगर आपके पास, देखिए पहली बात समझ लीजिए, प्लांटेशन है रोपड़ कब होता है, जून जुलाई में इसकी रोपाई की जाती है, यानी पौधा लगाया जाता है। अगर आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है, यानी उपलब्धता है, तो आप मार्च में भी इसे लगा सकते हैं, मार्च में भी इसको आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए 1 मीटर रेडियस में आप पहले गड्ढा खोदेंगे, ये तो इसके लिए आपको पता ही है। उसके बाद स्पेसिंग की अगर बात करें, स्पेसिंग यानी कि दूरी की अगर हम बात करें, तो दूरी के लिए देखिए, अगर आप स्पेसिंग की बात करें, अगर आप एग्जाम की दृष्टि से लिख रहे हैं तो स्पेसिंग में आप लिखेंगे कि डिपेंड ऑन द विग्योर ऑफ वैरायटी एंड क्रॉपिंग सिस्टम। अगर आप दूरी की बात कर रहे हैं तो पौधा कितना स्थान ले रहा है, पौधा कितना मजबूत वाला पौधा है, कि बहुत ज़्यादा घना है, उसकी कैनोपी कितनी है, उसके आधार पे इस पे सब डिपेंड करेंगे। या फिर उसके क्रॉपिंग सिस्टम की भी बात करेंगे, यानी कि आप किस विधि से पौधा को लगा रहे हैं, उस विधि के हिसाब से आप उसकी दूरी को तय करेंगे। तो इसमें जो तरीका होता है वो तो स्क्वायर सिस्टम होता है, या फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, या फिर आप हेक्सागोनल भी यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेस के आधार पे। अगर आप कोई पूछे कि आम को किस मेथड से लगाते हैं, तो देखिए जो मेथड्स होते हैं वह वेरी करते हैं ऑन द प्लेस, स्थान के आधार पे तरीका जो है वेरी करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेसिंग की, अगर हम बात करें, तो जो देसी मैंगो है, देसी मैंगो का जो स्पेस है, जो कि स्क्वायर मेथड से लगाया जाता है, 10x10 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद अगर आम्रपाली की बात करें, आम्रपाली मैंगो की अगर हम बात करें, तो जो इसका स्पेस होता है 2.5x2.5 मीटर स्क्वायर पे हम इसको यूज करते हैं। और उसके बाद अगर हम ग्राफ्टेज विधि से करते हैं, GRAFTAG, अगर हम ग्राफ्टिंग विधि से कोई प्लांट तैयार करते हैं तो उसको 8x8 मीटर स्क्वायर पे लगाते हैं। तो इस विधि से अगर हम देसी की विधि 10x10 पे लगाते हैं तो हमारे 100 प्लांट्स पर हेक्टेयर में तैयार होते हैं। इस आम्रपाली को अगर लगाएंगे तो 1600 पौधा हमारा पर हेक्टेयर में तैयार होगा। और ग्राफ्टिंग विधि से 8x8 पे लगाते हैं तो लगभग 1 हेक्टेयर में 156 प्लांट प्रति हेक्टेयर हमारे तैयार हो जाते हैं। अब अगर हम पिट की बात करें, पिट यानी गड्ढे की अगर हम बात करें इसमें, तो गड्ढा जो खुदाई करते हैं 1x1x1 का तैयार करते हैं। अब करते कब है, लगाने के लगभग 30 दिन पहले हम गड्ढे को खोद देते हैं, अच्छे से प्रकाश पड़ता है। और जब हम बिफोर प्लांटिंग पिट फिल विद द वेल रोटन फॉर्म FYM, यानी कि हम जब प्लांट उसमें लगाते हैं तो प्लांट लगाने से पहले हम भली बात उसमें वेल रोटन सड़ा हुआ जो फर्टिलाइजर के बजाय जो भी हमारा फार्म यार्ड मैन्योर है FYM जिसको कहते हैं, वो गड्ढे को भली बात भर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैंगो की कल्टीवेशन से रिलेटेड पार्ट 2 आएगा, आप उसे ज़रूर देखेंगे, आप उसे ज़रूर देख भी लें। बाकी चीज़ें जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स या फिर इनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग प्रूनिंग है, इंटरक्रॉपिंग जो भी चीज़ें हैं मैंगो में, जो बाकी चीज़ें बच जा रही हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।